हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम जानेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज अ टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड अ सॉलिड फेज ऑफ दैट सब्सटेंस आर इन द इक्विलिब्रियम एंड पोजेस द सेम वेपर प्रेशर। वो टेम्परेचर जिसपे कि किसी सब्सटेंस का जो लिक्विड फेज है और जो सॉलिड फेज है वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज दे कोएग्जिस्ट, they are in the equilibrium and possess the same vapor pressure। अब हमें इस बात का पता है कि जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं, यानी जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करके, तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। तो अगर जो हम बात करें, ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, वेपर प्रेशर के बीच में और किसके बीच में, टेम्परेचर के बीच में। तो पहले हम बात करते हैं सॉल्वेंट की। आपको पता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इस पॉइंट पे आकर के ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया, मान लिया किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। जैसे कि आपका कोई सॉल्वेंट है, पानी है मान लिया। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इस पॉइंट पे आकर के जो सॉल्वेंट है वो क्या बन चुका है, सॉलिड बन चुका है। यानी कि इस पॉइंट पे वो एज ए सॉलिड भी एग्जिस्ट कर रहा है और एज ए लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, दैट इज TF नॉट। और अगर जो हम इसके बाद टेम्परेचर कम करेंगे, क्योंकि सॉलिड के भी तो वेपर्स बनेंगे, सब्लिमेट तो वो भी होगा। तो अगर जो हम और टेम्परेचर कम करते हैं तो जो फ्रीजिंग पॉइंट आपका जो वेपर प्रेशर है वो स्टीपली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये जो ग्राफ है वो है किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए है, लेकिन सॉलिड सॉल्वेंट के लिए है, सॉलिड सॉल्वेंट। यहां पर जो सॉल्वेंट था आपका वो एज अ लिक्विड था, और ये जो ग्राफ आपका है वो किसके लिए है, सॉलिड सॉल्वेंट के लिए। और इस पॉइंट पे जो आपका सॉल्वेंट है वो सॉलिड भी एग्जिस्ट कर रहा है और लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन के लिए भी क्या होगा आपके पास, जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, ये लिक्विड सॉल्यूशन आपका है। तो जैसे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यहां पर आकर के ये सॉलिड कर्व को मिल गया, यानी कि इस पॉइंट पे जाकर के जो सॉल्यूशन आपका है वो एज ए सॉलिड भी एग्जिस्ट कर रहा है और एज ए लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है इसका, ये क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट आपका सॉल्वेंट का था, जबकि ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, सॉल्यूशन का है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई, तो दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज ए डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंज हुआ डेल्टा TF कितना हो गया आपके पास, पहले कितना था फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, वो पहले था आपके पास TF नॉट, अब कितना है सॉल्यूशन का, -TF, एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज ए फ्रीजिंग पॉइंट इन डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन कितना आएगा, किस पे डिपेंड करेगा वो, जितना आप उसमें सोल्यूट डालते रहेंगे वेपर प्रेशर कम होता रहेगा, और कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट में भी डिप्रेशन उतना ज्यादा आता रहेगा। तो डेल्टा TF जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। किस पे डिपेंड करता है वो, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन पे। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू M, where KF is the constant of the proportionality and it is called as a मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो KF को क्या बोलते हैं आप, KF को बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, या हम इसको बोल सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक
हाइग्रोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं आप। मान लिया कि मोलैलिटी आपकी 1 है, लेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1। तो मोलैलिटी 1 होगी तो टीएफ कितना बन जाएगा, केएफ, क्योंकि हम इसको 1 मान लिया है। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। अगर जो हम m को 1 मान लेते हैं तो डेल्टा टीएफ आपका किसके बराबर बन गया, केएफ के। तो हम ये कह सकते हैं कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज अ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute per 1000 kilogram of the per 1000 gram of the solvent। weight of the solvent in gram और किलोग्राम में लेना है तो कितना हो गया आपके पास, by 1000। तो डेल्टा टीएफ जो आपका है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट एंड हेंस इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो डेल्टा टीएफ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या है आपके पास, केएफ, एनबी क्या है, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट। कैसे लिखेंगे इसको, वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। ये क्या लिया आपने, दैट इज द वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो कितना हो गया आपके पास, ग्राम में हो गया आपके पास WA इंटू कितना हो गया आपके पास 1000। तो ये आ गया आपके पास होगा WB क्या होगा, वेट ऑफ द सोल्यूट इन द ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, ये वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द दिस फार्मूला। अब हम बात करते हैं केएफ की। तो केएफ क्या चीज है, अभी मैंने बताया, दैट इज ए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, तो केएफ जो होता है आपका वो होता है R T नॉट स्क्वायर बाय 1000 LF। R क्या है आपको पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T नॉट क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। T नॉट जो आपका है दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। LF की बात करूं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन per gram of the solvent, per gram of solvent। अब हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे। अभी मैंने बताया कि जो डेल्टा टीएफ है, इनकी जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, वो किस तरह की प्रॉपर्टी है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। यानी कि जब हम किसी सॉल्यूट को, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं कि जैसे एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। कैसे कि जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं, हिली एरिया में जाते हैं, तो हमारी जो गाड़ी है, गाड़ी का रेडिएटर है, उसमें पानी जम जाता है और वो बर्स्ट कर सकता है। तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए रेडिएटर में हम क्या डाल देते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देते हैं। क्योंकि ग्लाइकोल डालने से क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा, तो पानी बजाय 0 पे जमने के वो कितने पे जमेगा, माइनस पे जाकर के जमेगा, जिससे जो है उसमें फ्रीजिंग नहीं हो पाएगी पानी की रेडिएटर के अंदर, उसको हम उससे बचा सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन क्या है कि जो बर्फ जम जाती है पहाड़ों पे, उसको साफ करने के लिए हम क्या डाल देते हैं, उसके अंदर नमक डाल देते हैं। नमक डालने से क्या होगा, क्योंकि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, 1 मोल जो NaCl का है कितने मोल सप्लाई कर रहा है आपको, 2 आयन सप्लाई कर रहा है, 2 मोल आयन सप्लाई कर रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आएगा, काफी डिप्रेशन आएगा, यानी कि
पानी जो है जीरो पे जमने के बजाय वो काफी ज्यादा माइनस पे जाकर के जमेगा, जिससे हम उसको जो स्नो है आपके पास, जो बर्फ जमी हुई है, उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और इससे भी बेटर आपके पास क्या है कि हम अगर जो CaCl2 डाल दें, अब CaCl2 का एक मोल कितने आयन सप्लाई कर रहा है आपको, 3 आयन सप्लाई कर रहा है। तो अगर जो इसको बर्फ पे डालेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट पे डिप्रेशन आएगा तो हम स्नो को क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो रोड क्लियरेंस के लिए हिली एरियाज में हम इनको क्या यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ऐसे ही एंटी फ्रीज के तौर पर हम किसको यूज कर सकते हैं, ग्लाइकोल को यूज कर सकते हैं रेडिएटर के अंदर। अब बात ये आती है कि हमने ये क्यों नहीं डाला रेडिएटर में, यही क्यों डाला आपने, ये तो जबकि 2 आयन और ये 3 आयन सप्लाई कर रहा था। आपको पता है कि ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, कोरोजन को एनहांस करते हैं। तो हमने ऐसा कोई मटेरियल डालना है जो कि इलेक्ट्रोलाइट ना हो, जिससे कोरोजन ना हो। अगर हम ये डालेंगे, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट में तो डिप्रेशन आएगा, लेकिन कोरोजन के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, उससे बढ़ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की हम बात करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की। तो डिफ्यूजन क्या होता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। जैसे कि मान लो मैंने एक वेसल लिया और वेसल में पानी ले रखा है मैंने, और नीचे आपने क्रिस्टल डाल दिए कॉपर सल्फेट के। तो थोड़े टाइम के बाद आप नोट करते हैं कि पूरा का पूरा जो वेसल में जो पानी भरा हुआ है, पूरा जो आपका नीले रंग का हो जाएगा वो, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे बिना किसी रुकावट के। या हम ले लेते हैं यहाँ पे KMnO4 ले लेते हैं, तो पूरा जो कलर है इसका वो कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज ए डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं स्पॉन्टेनियसली टू गिव अ होमोजेनियस मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड एज ए डिफ्यूजन। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। अब हम दूसरा केस लेते हैं ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करने के लिए, कि मान लिया हमारे पास ये वेसल है, और वेसल के मैंने 2 कंपार्टमेंट्स बना दिए। और दोनों कंपार्टमेंट्स को मैंने अलग किया हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसके एक कंपार्टमेंट में मैंने क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया। ये आपके पास मान लो क्या है, सॉल्यूशन ले लिया मैंने, सॉल्यूशन। और दूसरे कंपार्टमेंट में मैंने ले लिया प्योर सॉल्वेंट, और इन दोनों कंपार्टमेंट्स को मैंने अलग किया हुआ है SPM के द्वारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कि नाम से क्लियर है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि आधे मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ करती है पैसेज के लिए, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स छोटे हैं, बारीक पार्टिकल्स हैं, उसको ये अलाउ करेगी पैसेज के लिए, और जो बड़े पार्टिकल्स यानी कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, उसको ये अलाउ नहीं करेगी पैसेज के लिए। अब आपको पता है कि एक तरफ आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है और एक तरफ आपने सॉल्वेंट लिया हुआ है। वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है सॉल्वेंट का, क्योंकि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। तो यहाँ पे प्रेशर कम है और इधर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो क्योंकि इधर प्रेशर ज्यादा है, ये आपके पास प्रेशर हो गया PA0 ले लो मान लिया, और इधर आपके पास क्या है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है मान लिया। क्योंकि प्रेशर इधर ज्यादा है तो कोई ना कोई पार्टिकल इधर से इधर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। और मूव कौन कर सकता है इसमें से, जो छोटा पार्टिकल होगा, जिसका पार्टिकल छोटा किसका है, सॉल्वेंट का ही छोटा है। इधर से भी मूव कर सकता था वो सॉल्वेंट, और इधर से भी मूव कर सकता था, लेकिन प्रेशर क्योंकि इस तरफ ज्यादा है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होंगे वो सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में जाने की कोशिश करेंगे थ्रू द पोर्स ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस क्या हुआ, द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ए ऑस्मोसिस। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, नेचुरल है, क्योंकि फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का इस तरफ से इस तरफ। या हम कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लेस कंसंट्रेटेड साइड टू द हाई कंसंट्रेटेड साइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ए ऑस्मोसिस। तो इसमें केवल आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया मूवमेंट की,
कि केवल सॉलिड मॉलिक्यूल्स ही मूव कर सकते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते। मूव भी कहां से कहां कर रहे हैं, लेस कंसंट्रेशन साइड से हाई कंसंट्रेशन साइड की तरफ। जबकि डिफ्यूजन में क्या था कि जो दोनों ही मूव कर पा रहे थे, सोल्यूट भी, क्योंकि वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी आपके पास। यहां पे हमने एसपीएम लगा दिया है तो यहां पे जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये जो यहां पे लेवल बढ़ेगा, ये जो प्रेशर डालेगा, दैट इज कॉल्ड एज ए ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक कॉलम डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस, ये जो प्रेशर डाल रहा है एक्स्ट्रा, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज ए ऑस्मोटिक प्रेशर। या हम दूसरे तरीके से कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, अब हम देख रहे हैं कि सॉल्वेंट जो है यहां से यहां मूव कर रहा है और हम इसको रोकना चाहते हैं, तो नेचुरल है कि हमें यहां पे प्रेशर लगाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द पिस्टन। तो ये जो प्रेशर हम यहां पे लगाएंगे ताकि हम सॉल्वेंट की मूवमेंट सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में रोक सकें, दैट अप्लाइड प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड इज कॉल्ड एज ए ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या हुई, द मिनिमम प्रेशर दैट वी मस्ट अप्लाई ऑन द सॉल्यूशन साइड जस्ट to stop the process of the osmosis is called as a osmotic pressure। ये दूसरी डेफिनेशन क्या हुई कि यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक कॉलम डेवलप हुआ है, ये जो प्रेशर डाल रहा है, इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे जो हम कितना प्रेशर डालेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या करने के लिए, इस मूवमेंट को रोकने के लिए। लेकिन अगर जो हम प्रेशर यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा अप्लाई कर दें, यानी कि हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं मान लो पाई डैश, जो कि पाई से ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, क्योंकि यहां से तो सॉल्वेंट मूव कर सकते हैं, चाहे वो इधर से मूव कर रहे हो चाहे इधर से मूव कर रहे हो। लेकिन अगर हम प्रेशर यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई कर देंगे, तब क्या होगा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो है वो सॉल्वेंट सॉल्यूशन साइड से कहां पे शुरू हो जाएगा, सॉल्वेंट साइड में शुरू हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए रिवर्स ऑस्मोसिस। उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, जैसे हमारे घरों में लगे हुए हैं आरओ सिस्टम, रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसको हम यूज कर सकते हैं डीसैलिनेशन ऑफ वाटर के लिए। जो समुद्र का पानी है, कि इधर हमने क्या ले लिया, समुद्र का पानी ले लिया, सी वाटर ले लिया, मान लिया सी वाटर ले लिया, और इधर आपने ले लिया प्योर वाटर ले लिया, मान लिया यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, प्योर वाटर ले लेता हूँ। और सॉल्यूशन साइड में जो मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं वो कितना अप्लाई कर रहा हूं, मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां से जो सारा सॉल्वेंट है, यानी कि जो प्योर पानी है, वो इधर जाता रहेगा और जो नमक आपका है वो इस साइड में बच जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ए डीसैलिनेशन ऑफ द वाटर। अब ऑस्मोसिस में आप देख रहे हैं कि ऑस्मोसिस को आप रिवर्ट भी कर सकते हैं, जबकि डिफ्यूजन में आप उसको रिवर्ट नहीं कर पा रहे। ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो केवल लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है, डिफ्यूजन तो किसी में भी हो सकता है, गैसेस में भी एप्लीकेबल है, क्योंकि गैसेस एयर में जो जितने भी गैसेस हैं आपस में मिक्स कर रही हैं बिना किसी रुकावट के, स्पॉन्टेनियसली मिक्स कर रही हैं। तो डिफ्यूजन जो है वो गैसेस में भी एप्लीकेबल है और लिक्विड्स में भी एप्लीकेबल है, लेकिन जो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो केवल किस में एप्लीकेबल है, लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है। अब हम बात करेंगे एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस की डेमोन्स्ट्रेशन को लेकर के। मान लिया मेरे पास एग है और एग का जो कवर होता है आपको पता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3, जो कि नेचर में कैसा है, बेसिक है। इसको मैंने डिप कर दिया किसके अंदर, HCl के अंदर। तो HCl से डिप करने से इसकी जो ऊपर की शेल है वो उतर जाएगी, तो अंदर बचेगा आपके पास वो क्या बचेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये आपके पास जो है एक एग रख दिया मैंने, जिसका मैंने ऊपर का शेल उतार दिया है बाय डिपिंग द एग इन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द HCl। अब मैंने इस एग को दो तरह से प्लेस किया है। एक बार तो मैंने इसको प्लेस कर दिया पानी के अंदर, और एक बार मैंने इसको प्लेस कर दिया, ये मान लिया मैंने क्या ले लिया है, प्योर वाटर ले लिया, डिस्टिल्ड वाटर ले लिया, और इधर मैंने ले लिया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो इसमें हम देखते हैं कि अब हमने इसको प्योर पानी के अंदर रखा हुआ है, इसकी मैंने जो शेल है उसको मैंने रिमूव कर दिया है। जो अंदर ये आपके पास लेयर बची है दैट इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये केवल सॉलिड मॉलिक्यूल्स के पैसेज को अलाउ करती है, अंदर से बाहर जा सकते हैं, बाहर से अंदर जा सकते हैं। तो अब अगर हम देखें अंदर आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है, ज्यादा है सॉरी, और बाहर तो आपके पास प्योर पानी है।
तो प्रेशर ज्यादा कहां पे होता है, सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा होता है, नेचुरल है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल धीरे धीरे यहां से अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, जिससे जो आपका एग है वो क्या कर देगा, स्वेल हो जाएगा, आकार में बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस। इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस बोलेंगे, क्योंकि बाहर प्रेशर ज्यादा था, अंदर प्रेशर कम था, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसमें से अंदर घुसना शुरू कर दिया और एग आपका क्या हो गया, स्वेल हो गया, बड़ा हो गया साइज के अंदर। दैट इज कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस। इसी तरह से अब हमने एग को रखा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl के अंदर, क्योंकि बाहर भी मैंने अब क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया, कंसंट्रेशन ज्यादा है उसकी, अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो अंदर अंडे के अंदर का जो वाटर है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो बाहर आने शुरू हो जाएंगे, जिससे जो एग का साइज है वो कम हो जाएगा, यानी कि वो श्रिंक कर जाएगा। दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस। यानी कि अगर जो पानी आपका जो सॉल्वेंट है मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोऑस्मोसिस। और अगर जो पानी जो है मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस। तो ये एग्जांपल आपके पास है एंडोऑस्मोसिस का, ऑस्मोसिस। और ये वाला जो एग्जांपल है वो आपका क्या हो गया, एक्सोऑस्मोसिस। अब दो सॉल्यूशंस जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। The two solutions are said to be isotonic या आइसोऑस्मोटिक कह सकते हैं आप उसको, if they have same osmotic pressure। उसको क्या बोलेंगे आप, आइसोऑस्मोटिक या आइसोटोनिक। फॉर एग्जांपल हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं कि 0.91% जो सॉल्यूशन होता है NaCl का, that is isotonic with the RBC of the human. 0.91% solution of the NaCl is isotonic with the red blood cells of the human being. और अगर जो आप कोई सॉल्यूशन ले लेते हैं कि जैसे आपके पास जो है कोई सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन 0.91% से ज्यादा है, मोर देन 0.91% है NaCl, that is hypertonic with respect to RBC। हाइपरटोनिक, अगर जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की 0.91% से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जो कंसंट्रेशन 0.91% से कम है NaCl के, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि अगर जो इस सॉल्यूशन को आरबीसी के कांटेक्ट में रखते हैं, रेड ब्लड सेल्स के कांटेक्ट में रखते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, ज्यादा है और यहाँ पे क्या है, कम है, तो आपका जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं आरबीसी से कहां मूव करेंगे, वो NaCl सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, जिससे जो आपकी आरबीसीज हैं वो श्रिंक कर जाएंगी, श्रिंक। और अगर जो हम आरबीसी को इस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखते हैं, किसके कांटेक्ट में, जिसकी कंसंट्रेशन 0.91% NaCl से कम है, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो मैं बात कर रहा था कि NaCl की अगर जो कंसंट्रेशन 0.91% से ज्यादा है, यानी कि उसको हाइपरटोनिक बोलेंगे, और अगर जो आरबीसी के कांटेक्ट में आती है तो इस कंसंट्रेशन क्योंकि यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, तो पानी कहां से कहां मूव करेगा, सॉल्वेंट जो है आरबीसी से इस तरफ मूव करेगा, यानी कि जो आरबीसीज हैं वो क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। इसी तरह से अगर जो 0.91% से कम है आपके पास, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक बोलते हैं। कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो पानी कहां से कहां मूव करेगा, यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां से कहां मूव करेंगे, इस तरफ से इस तरफ मूव करेंगे, और आरबीसी में क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। तो इस वजह से जो इंजेक्शंस जितने भी होते हैं आपके पास, जो डॉक्टर इंजेक्ट करते हैं, तो उसमें जो कंसंट्रेशन रहती है वो हमेशा कितनी रहती है, 0.91% NaCl के बराबर रहती है, ताकि जब इंजेक्शन दिया जाए ना तो आपकी आरबीसी स्वेल हो और ना ही वो क्या हो, श्रिंक हो, वो वैसी ही रहे साइज में जैसे कि पहले थी। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि ऑस्मोटिक प्रेशर के एक्सप्रेशन के बारे में, कि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन of the solution. Pi
ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो हमें मिलता है पाई प्रोपोर्शनल टू दी Ct, एंड पाई इज इक्वल टू CRT। C यहाँ पे क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, T क्या है, टेम्परेचर, और R आपको पता है कि क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है। R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो पाई आपके पास क्या हो गया, कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम RT। तो आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, एंड हेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं सॉल्यूट के, दैट इज वेट ऑफ द सॉल्यूट divided by the molecular weight of solute and RT by V. So this formula can be used to calculate the molar mass MB of the solute. So thank you for watching the video. Please like and subscribe the channel. Thank you.